हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज का जो मेरा टाइटल है मेरे वीडियो का ये है कि ओआरओपी में कुछ विसंगतियाँ आईं और विसंगति आने से काफ़ी अशांति हुई, अव्यवस्था भी हुई और उसके फलस्वरूप कुछ लोगों ने बदजुबानी भी की। अब वो स्वाभाविक था अस्वाभाविक था उसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैंने आज का जो कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान देते हुए टॉपिक रखा है ओआरओपी 2 की विसंगतियां तर्कहीन होने का सर्टिफिकेट नहीं देती हैं। आदमी कभी भी अविवेकहीन और तर्कहीन नहीं हो सकता। ओआरओपी 2 की विसंगतियां आई और सिपाही से लेकर हवलदार तक फायदा हुआ। जेसीओज को 80% नुकसान और लगभग 20% को थोड़ा बहुत फायदा हुआ। ऑफिसर्स को पेंशनेबल सर्विस से लेकर यानी 20 साल से लेकर के और सुपर एनुएशन तक सबको फायदा हुआ। उससे पहले 20 साल से पहले जो मेडिकल के केसेज होंगे, ऐसे केस होंगे, उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, उनकी बढ़ी भी नहीं। ऑफिसर्स की वृद्धि ने एक ऐसा तूफान लाकर के खड़ा कर दिया, जेसीओ और ओआर ऑफिसर्स के विरुद्ध हो गए। क्या सेवारत और क्या सेवा निवृत्त, सभी ऑफिसर टारगेट पर आ गए। कुछ हमारे सिरफिरे लोगों ने ऑफिसर्स की लेडीज को भी टारगेट पर ले लिया। जिन अफसरों से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता था वे ज्यादा टारगेट पर आए। इस बदजुबानी में सबसे आगे खासकर सिपाही से लेकर हवलदार तक शामिल थे। जीएसओज को भी गुस्सा था, लेकिन शायद शालीनता को ध्यान में रखते हुए बदजुबानी नहीं की। हालात यहां तक हो गए कि सेना से सेवानिवृत्त और मंत्री बने जो हमारे पूर्व सैनिक थे वो भी टारगेट पर आ गए। गुस्सा था, अशांति थी, असहज अवस्था थी और इस अवस्था में इस प्रकार होना स्वाभाविक था। इसका दूसरा पहलू भी है। ओआरओपी अकेला एक पहलू नहीं है और ओआरओपी से जो विसंगतियां हुई उसी से ही सारा सिस्टम नहीं चलता है। विसंगतियां हैं, विसंगति के खिलाफ लड़ेंगे। प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन करेंगे। कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन देना है, रिप्रेजेंटेशन देंगे। जैसे भी होगा अपने स्तर से हम लड़ेंगे। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि केवल ओआरओपी से ही हमारा काम नहीं चलता। भूतपूर्व सैनिकों के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जिला सैनिक बोर्ड से होते हैं, राज्य सैनिक बोर्ड से होते हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से होते हैं, डीजीआर से होते हैं, डीआईएबी से होते हैं और इन सब जगहों पर आर्मी के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और इन जगहों पर प्रॉपर तरीके से काम चलते भी रहे और हम अपना काम करवाते भी रहे। आज भी जिला सैनिक बोर्ड में जहां केवल सेना का अधिकारी बैठा हुआ है, अपना स्टाफ बैठा हुआ है, वहां जाकर के काम हमारे जो वीर नारी उनसे लेकर के, उनके बच्चों से लेकर के, या उनका जमीन का जायदाद का मामला है या उनका बिजली का कनेक्शन लेना है, कुछ भी करना है, जो कुछ होना है आपका जिला सैनिक बोर्ड से होगा। यदि रिकॉर्ड में आपको नाम चेंज कराना है वो भी जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करानी है वो भी जिला सैनिक बोर्ड की ओर से जाएगी। लेकिन कुछ सिरफिरे लोगों ने इन डिपार्टमेंट में बैठे ऑफिसरों को भी नहीं बख्शा। ऐसा ही कुछ हुआ, बताऊंगा क्या हुआ। दिल्ली का जो राज्य सैनिक बोर्ड है वहां के जो डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर साहब अपने हेड क्लर्क को लेकर दिल्ली में किशनगढ़ में एक मीटिंग करते हैं। उनका पहले से ही तयशुदा कार्यक्रम था कि जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कल्याण के कार्य हैं, जो उनकी स्कीम है, उनके बारे में वो बताएंगे। उनका कहना था लगभग 3 लाख आदमी दिल्ली में हैं, लेकिन हमारे पास केवल 25,000 लोग ही रजिस्टर्ड हैं। लोगों में जागरूकता नहीं है। ये पहला व्यक्ति था जो लोगों तक पहुंच रहा था। व्यवस्था सुरेंद्र पहलवान जी ने की थी, हम भी वहां पर थे और उनका केवल और केवल बिंदु था कि जो परियोजना है, जो स्कीम्स हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। और वहीं एक जो एक्स सर्विसमैन थे उन्होंने पॉइंट भी रखा कि सर हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अधिकतर बच्चे जो आर्मी में जाते हैं किसानों के होते हैं,
आप एक हमारी ओर से ये पॉइंट रखें कि जिस प्रकार जो कार वगैरह के लिए सब्सिडी दी जाती है उसी प्रकार ट्रैक्टरों पर भी सब्सिडी दी जाए। और उन्होंने उस पॉइंट को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम पॉइंट को इसको आगे उठाएंगे, सरकार के पास उठाएंगे। लेकिन उन्होंने सब इसको स्वीकार भी किया। और ये सब कुछ होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी स्कीमों के बारे में बताते हैं। उसी बीच में वो जो पत्रकार आए हुए थे वो जंतर मंतर से आए हुए थे। बाद में पता चला कि वो जंतर मंतर के पत्रकार थे। उनमें एक लड़की पत्रकार होती है, वो अपने प्रश्न पूछती है और पूछते पूछते धीरे धीरे वो आरोपी पे आ जाती है। हम सोच रहे थे कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है, पूछ लेने तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब उसने तीखे प्रश्न पूछे तो उस समय ब्रिगेडियर साहब असहज हो गए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के लिए वो तैयार नहीं थे और ना वो आरोपी इनके दिमाग में थी। केवल और केवल वो स्कीम के बारे में बताने आए थे। और जब असहज हुए तो प्रॉपर आंसर नहीं आया, तो उस आंसर को उन पत्रकारों ने एक वीडियो बनाकर इस प्रकार प्रचारित किया जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। यानी जो व्यक्ति इस काम के लिए आया था, योजनाओं को बताने के लिए आया था, हमारे फायदे के लिए आया था, हमारी जो वीर नारी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम, उनके लिए बताने के लिए आए थे। और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पता चला कि जहां पर जो हेड क्लर्क बैठे हैं बजीर सिंह साहब, मतलब इतना कोऑपरेटिव आदमी हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। हर आदमी उस व्यक्ति से प्रसन्न था कि कोई काम लेकर के चले, वो सारा काम करते हैं। और उन्होंने भी अपनी बातें बताई। लेकिन जब वो वीडियो आया और उस वीडियो में जो टाइटल डाला गया, जानबूझकर ये जंतर मंतर पर रहने वाले सिविल पत्रकारों से अनुरोध है, कृपया यहां आप आपस में दरार नहीं डालें। वीडियो बनाएं, कोई बात नहीं है, सारी बात कहें, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे टाइटल बिल्कुल नहीं रखें। आपसे अनुरोध है जिससे आपस में फूट पड़ती हो। और इस प्रकार का टाइटल डाला, जैसे लगा होगा उस व्यक्ति ने पढ़ा होगा, ब्रिगेड साहब ने तो उसने सोचा होगा इन लोगों ने मुझे बुला करके बेइज्जत कराया है। वो बात जब काफी आगे बढ़ गई, हमारे भी लोग जंतर मंतर का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आकर के अटैक करना शुरू कर दिया। जो कोई काम नहीं करते, केवल सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। बस ये जंतर मंतर पर आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एकता दिखाओ और पैसा दो, और कोई काम नहीं है। 1 से 13 या 17 दिन जो भी इनको हो गए, अभी तक कुछ नहीं किया है, झूठ बोलते हैं। और लेकर के उस व्यक्ति को जो कार्यरत है राज्य सैनिक बोर्ड में, उसको ही टारगेट पर ले लिया। धीरे धीरे इनको बताया कि वही वो इस काम के लिए नहीं आए थे, काम उनका दूसरा था। और जब बताते बताते काफी देर हो गई तो वहां कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ फिरे लोग हैं, केवल और केवल तहस नहस करना चाहते हैं। भाई ऐसा करो ना, आप यदि अफसरों से आपको वो है तो ऐसा करो, जिला सैनिक बोर्ड बंद कर दो। कहो अपनी वीर नारियों से, कहो अपने सर्विसमैन से, कोई अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनवाए, कोई भी अपना नाम चेंज नहीं कराए, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं कराए, कोई भी जो आपको सुविधा मिली हुई है बिजली का जो कनेक्शन लेने की, उसको कोई नहीं ले, कई स्टेट ने दे रखी है। कोई जमीन का कागज नहीं करे, काम तो सारे वहीं से हो रहे हैं। कोई शिक्षा का लोन नहीं ले, कोई अपना एजुकेशन लोन को नहीं ले, कोई व्यक्ति अपना जो आपको जो सुविधाएं मिली हुई हैं मेडिकल की और क्या नाम है इंजीनियरिंग की, वो भी नहीं ले। सारा का सारा छोड़ दो, क्योंकि आपको ओआरओपी नहीं मिली है। सारे जितने भी फायदे आपके सबको छोड़ दो। इन सिर्फ फिरे लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने दायरे में रहिए। आप इन सर्वनाश मत करो सिस्टम का। सिस्टम बिल्कुल ठीक है, ओआरओपी ठीक नहीं हुई है, वो कुछ लोगों की गलती है। और गलती क्या है सब पता चल जाएगा, नहीं तो कोर्ट पड़ा हुआ है। लेकिन जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी को आप सिर्फ इसलिए अटैक करते हो क्योंकि वो अधिकारी है, तो तुमसे ज्यादा पागल और मेंटल कोई हो नहीं सकता। मुझे बहुत आज गुस्सा आ रहा है इस बात का कि एक व्यक्ति जो पहली बार शायद दिल्ली में पहली बार अपने यहां से निकलता है, और 2 साल पहले से यहां पर जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना के लिए मंजूरी मिली हुई है, लेकिन किसी ने पैर तक नहीं हिलाया। एक ब्रिगेडियर जो आता है और उसकी जो हालत है आप सुनोगे तो वो बता रहे थे, एक पसली टूटी हुई है और 2 गोली एक बगल में लगी हुई है। वो भी कोई ऐसा नहीं है बैठ के चला है। उसने कोशिश की कि इन तक पहुंचूं, इनके पास में जिला सैनिक बोर्ड दूं, इनके घर के पास में जो सुविधाएं यहां भाग करके आते हैं पास में मिल जाएं, उसके लिए ये व्यक्ति भागता फिर रहा है और उसको ही टारगेट पे ले लिया। यार बहुत कमाल के लोग हो आप। मेरी समझ में नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। तुम्हारा जो लेवल है, मानसिक लेवल है, बिल्कुल दिवालियापन हो चुका है।
और मैं तुमसे क्या कहूं, एक वो श्रीमान है, पहले तो 2.8 में पड़े हुए थे, और कल मैंने बताया था भाई 11 जो एयरफोर्स के वेटरन्स हैं उन लोगों का जो एप्लीकेशन था X-62 का वो टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हो चुका है। अब दोबारा वो करने जा रहे हैं, तो लगभग 50 आदमी हो चुके हैं वहां। और दूसरा ग्रुप जो वॉइस ऑफ एक्सर्समैन का है वहां 116 आदमी हो चुके हैं। उनको बदनाम कर रहा है कि वो पैसा इकट्ठे कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम तो पैसा लेकर के खा करके बैठ गए ना। तुम तो MSAP का केस भी नहीं डाल रहे। वो आदमी कब केस तो डालेगा। एक व्यक्ति और आता है, इमेजिनरी बोलता है कि 1000 लोगों ने मान लीजिए एप्लीकेशन दे दी, और मान उनके आपके पास 50 लाख रुपए हो गए, उसने 50 लाख रुपए भी दिमाग में इकट्ठे कर लिए, तो आप इन लोगों को क्या करोगे? वो राजीव बहल से क्वेश्चन पूछता है। ये मेंटल लोग ना तो किसी काम के हैं और ना ये मतलब ना कोई काम कर सकते हैं। कोई काम कर रहा है तो उसको काम नहीं करने देते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक नई नई चीजों को ला करके ऊपर रख दे, टाइटल में, थंबनेल में रखते हैं, अंदर जब घुसते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं है। एक श्रीमान जी कोई 9 मार्च का कोई लेडी को पत्र लिखा था, हमारे क्या नाम है माननीय रक्षा मंत्री जी ने, उसको आप दिखा रहे थे। उनकी वो उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली उन लोगों ने, उपलब्धि है उनकी, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। इनसे हम परेशान हो चुके हैं। आप इन चीजों को, आप YouTube बनाएं, कुछ भी बनाएं, लोगों को भ्रमित मत करो। आपसे कुछ भी नहीं हुआ है, और 3 जजों की कमेटी का अभी तक तो आपका नामो निशान नहीं है। आपसे फिर हम अनुरोध करेंगे, आप ऑफिसरों को गाली दें, आपको उसको लीड, सारे एडिटर को लीड करें, बहुत अच्छी बात है। आप ऑफिसर का जो एसोसिएशन बना हुआ है आप उसमें नहीं जाए, बहुत अच्छी बात है। उनको अपने मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो डिपार्टमेंट बने हुए, कौन कौन से डिपार्टमेंट बने हुए हैं? आपका केंद्रीय सैनिक बोर्ड KCB, KSB, राज्य सैनिक बोर्ड RSB, जिला सैनिक बोर्ड DGR, DIAB, और भी अन्य दफ्तर जो केवल और केवल पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बने हुए हैं, उन पर अटैक ना करें। वो तुम्हारी औकात नहीं है कौन पर अटैक करने की, क्योंकि यहां पर OROP से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम होते हैं। OROP से तो कितना 1000, 1500, 2000 रुपए बढ़ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने, लेकिन उनके वहां जीवन की जो डोर है वो अटकी रहती है। कोई वीर नारी है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है तो वहीं से सुलझेगी। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है, अपना उसने एंडोर्समेंट नहीं कराया और चला गया, वो भी वहीं से सुलझेगा। यदि किसी प्रकार DO Part 2 होता है, वो भी जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से होगा, तुम्हारे माध्यम से नहीं होगा। तुम में इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे माध्यम से होगा वहीं से ही। इसलिए दायरे में रहें, और दायरे में रहना ही बेटर है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ फिर जैसी बातें करते हो, बेवकूफ जैसी बातें करते हो, काम कोई तुम्हारा है नहीं, बस वीडियो बनाना है, लोगों को बरगलाना है, और उसके बाद अपना धंधा करने के बाद, एक वीडियो बनाने के बाद और घर चला जाना है। किसी भी प्रकार जो डिपार्टमेंट बने हुए हमारे वेलफेयर के लिए, उस पर अटैक नहीं करें। और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी सेवा निवृत्त सैनिकों के वेलफेयर के लिए बना हुआ है। आप जो वेलफेयर करोगे वो भी इन्हीं डिपार्टमेंट के माध्यम से करोगे। आप कोई खुदा नहीं हो। जितने भी सैनिक संगठन या जो भी सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत कोई भी संस्था बनी हुई है, वो केवल और केवल वेलफेयर के लिए बनी हुई है। और आप वेलफेयर का काम ही रोकना चाहते हो? कोई वेलफेयर के काम नहीं करे, तुम्हारे दबाव में आकर के, मतलब कोई जो अपने भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे संपर्क नहीं करें, अपने को सुधारें। और जितना नुकसान आपने कर लिया है OROP का, उतना कर लिया। लोग समझ चुके हैं। आपकी OROP से आप बैठे या न बैठे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने धंधे के लिए लोगों को एक कर रहे हो, आप लोगों को बुला रहे हो, और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई नहीं आ रहा है। आज कह रहे थे श्रीमान जी हम उसको बुलाएंगे, उसको ले आएंगे, पता नहीं क्या 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 कह रहे थे। मैं आपके कहना नहीं चाहता फालतू में। कोई नहीं आ रहा तुम्हारे पास, सब धीरे धीरे छोड़ करके जा रहे हैं तुम्हें। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।